नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है भूत हाउस में। दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है हमारे एक श्रोता ने, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक ऊंचे पद पर तैनात है। उन्होंने अपना नाम उजागर न करने का अनुरोध किया है, इसलिए हम उन्हें सिर्फ सर कहकर संबोधित करेंगे। यह कहानी उनके एक सहकर्मी के साथ घटी है, जिनका नाम हम बदलकर धर्मेंद्र जी रख रहे हैं। तो दोस्तों, कुर्सी संभालिए, लाइट धीमी कर लीजिए और चलिए चलते हैं नैनीताल के पास बसे एक छोटे से गांव पंगुट की ओर, जहां से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो आज भी वहां के लोगों की रूह खपा देती है। धर्मेंद्र जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रेंज ऑफिसर थे। कुछ महीने पहले ही उनका तबादला नैनीताल के पास पंगोट गांव में हुआ था। पंगोट, दोस्तों, अपने आप में एक बेहद खूबसूरत जगह है। घना जंगल, ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाहट और चारों तरफ फैली गुआनो हिल्स की पहाड़ियां। लेकिन खूबसूरती के पीछे कई बार ऐसे राज छुपे होते हैं जिनका अंदाजा किसी को नहीं होता। तबादले के बाद धर्मेंद्र जी अपने परिवार, पत्नी और एक 10 साल के बेटे के साथ सरकारी क्वार्टर में शिफ्ट हो गए। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि सरकारी क्वार्टर उतना अनुकूल नहीं था। जगह छोटी थी, बेटे का स्कूल वहां से काफी दूर पड़ता था, और सबसे बड़ी बात, धर्मेंद्र जी एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे। प्रकृति से उनका गहरा लगाव था। वो चाहते थे कि उनका घर ऐसी जगह हो जहां शांति हो, चारों तरफ हरियाली हो और घर के आसपास जंगल का एहसास हो। एक दिन ऑफिस में लंच के दौरान उन्होंने अपने सहकर्मियों से इस बारे में बात की। यार, क्वार्टर तो ठीक है, पर मन नहीं भरता। कोई ऐसी जगह बताओ जहां थोड़ा सुकून हो, बच्चे के लिए भी अच्छा हो। कई साथियों ने अलग अलग मकानों के सुझाव दिए। कोई बोला मल्लीताल की तरफ देखो, कोई बोला भवाली साइड अच्छी जगह मिल जाएगी। तभी ऑफिस में नए नए आए उत्तम जी, जो अभी कुछ ही महीने पहले वहां पोस्टेड हुए थे, बोल पड़े, सर, गुआनो हिल्स के शुरुआत में ही एक बंगला है, राज निवास। बहुत बड़ा है, चारों तरफ जंगल है, बिल्कुल शांत जगह, आपको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, जैसे ही उत्तम जी के मुंह से राज निवास नाम निकला, पूरे ऑफिस में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कमरे का माहौल ही बदल गया। जो लोग अभी तक हंस बोल रहे थे, वो अचानक चुप हो गए। कुछ लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे किसी ने कोई गलत बात कह दी हो। धर्मेंद्र जी को यह अजीब लगा। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? कुछ गलत बोला क्या उत्तम ने? तभी एक सीनियर साथी ने गंभीर आवाज में कहा, अरे नहीं सर, वहां मत जाइए, वो जगह ठीक नहीं है। क्यों? क्या हुआ है वहां? धर्मेंद्र जी ने उत्सुकता से पूछा। उस साथी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए बताया, सर, माना जाता है कि आज से ठीक 12 साल पहले उस बंगले में कुछ तांत्रिक गतिविधियां हुई थी। कोई तंत्र साधना, कोई अनुष्ठान, और उसके बाद से वहां कोई नहीं रहता। खासकर रात के वक्त तो उस तरफ कोई जाता भी नहीं है। लोग कहते हैं वहां हिलाली डायन रहती है। हिलाली डायन? ये नाम सुनते ही धर्मेंद्र जी हंस पड़े। अरे भाई, ये सब अंधविश्वास है। इतना पढ़ा लिखा होकर भी आप लोग ऐसी बातों पर यकीन करते हैं। चलो उत्तम, आज शाम को हम वहां चलकर देखते हैं। अगर जगह पसंद आई तो मैं अपने परिवार के साथ वहीं शिफ्ट हो जाऊंगा। राजनिवास का एक ब्रोकर था, जिसका नाम था कैलाश। धर्मेंद्र जी ने उसे फोन किया और शाम को बंगला दिखाने की बात कही। कैलाश ने पहले तो थोड़ी नानुकुर की, फिर बोला, ठीक है सर, मैं वहीं मिलता हूं आपसे। शाम ढलते ढलते धर्मेंद्र जी, उत्तम जी और कैलाश तीनों गुआनो हिल्स की तरफ निकल पड़े। रास्ता घुमावदार था। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार और बाज के पेड़ थे। जैसे जैसे गाड़ी बंगले के करीब पहुंचती गई, धूप कम होती गई और एक अजीब सी ठंडक बढ़ने लगी। ऐसी ठंडक जो सिर्फ मौसम की वजह से नहीं थी। आखिरकार वो बंगले के सामने पहुंचे। दोस्तों, राजनिवास वाकई एक शानदार पुरानी हवेली नुमा इमारत थी। ब्रिटिश काल की बनावट, ऊंची छतें, बड़ी बड़ी खिड़कियां और चारों तरफ घना जंगल जो मानो बंगले को अपनी बाहों में समेटे हुए था। थोड़ी सी काई और उपेक्षा की झलक थी, पर जगह में एक अजीब सी कशिश भी थी। कैलाश ने ताला खोला और दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी सीलन और पुरानी लकड़ी की गंध कमरे से बाहर आई। धर्मेंद्र जी और उत्तम जी अंदर गए। कमरे बड़े थे, खिड़कियों से जंगल का नजारा एकदम मनमोहक था।
धर्मेंद्र जी की आंखों में चमक आ गई। यार उत्तम, ये तो बिल्कुल वैसी ही जगह है जैसी मुझे चाहिए थी, वो खुश होकर बोले। लेकिन कैलाश का चेहरा उतरा हुआ था। उसने हल्के से कहा, सर, मेरे पास और भी अच्छी प्रॉपर्टीज है, दाम में भी सस्ती। आप वो देख लीजिए ना, यही क्यों लेना है? क्यों भाई, इसमें क्या दिक्कत है? धर्मेंद्र जी ने पूछा। कैलाश ने आसपास देखा, जैसे ये देख रहा हो कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर धीमी आवाज में बोला, सर, यह हिलाली डायन का साया है। मैं आपको मना तो नहीं करूंगा, आपकी मर्जी है, पर सच बताऊं तो मुझे भी यह शाम ढलने के बाद रुकना अच्छा नहीं लगता। धर्मेंद्र जी फिर हंस पड़े। कैलाश जी, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूं, जंगलों में अकेले रात बिताई है मैंने। भूत प्रेत की बातें मुझे डरा नहीं सकती। ये जगह फाइनल है, कागजी काम शुरू कीजिए। कैलाश ने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस ली और सिर हिला दिया। एक हफ्ते के भीतर सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो गई और धर्मेंद्र जी अपने परिवार के साथ राजनिवास में शिफ्ट हो गए। शुरुआती 2-3 दिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा। बेटा जंगल की ताजी हवा में खुश था। पत्नी को भी बड़ा घर और शांत माहौल पसंद आया। धर्मेंद्र जी को लगा कि ऑफिस वालों की बातें सिर्फ अंधविश्वास और गांव की अफवाहें थी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि ऐसी कहानियों में अक्सर होता है, शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। शिफ्ट होने के चौथे दिन की बात है। रात के करीब 1:30 बजे धर्मेंद्र जी की नींद अचानक खुल गई। उन्हें लगा जैसे कोई अजीब सी आवाज आ रही है, कुछ कुछ मंत्रोच्चार जैसी, धीमी धीमी गुनगुनाहट जैसी आवाज। उन्होंने ध्यान से सुना तो लगा जैसे कहीं दूर, शायद घर के पिछले हिस्से से यह आवाज आ रही है। साथ ही एक अजीब सी गंध भी कमरे में फैलने लगी, हवन की राख जैसी, धुएं जैसी गंध। जबकि घर में उस वक्त कोई हवन या पूजा नहीं हो रही थी। धर्मेंद्र जी उठे, टॉर्च ली और पूरे घर का मुआयना किया। लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला, न कोई आवाज का स्रोत, न धुएं का कोई निशान। उन्होंने इसे हवा का भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया और वापस सो गए। लेकिन अगली कुछ रातों में यह सिलसिला जारी रहा। हर रात लगभग एक ही समय पर वही धीमी गुनगुनाहट और हवन जैसी गंध महसूस होने लगी। पत्नी ने भी 1-2 बार इसका जिक्र किया, पर धर्मेंद्र जी ने उन्हें यह कहकर टाल दिया कि शायद पड़ोस में कहीं कोई पूजा पाठ हो रहा होगा। जबकि सच ये था कि आसपास कोई घर ही नहीं था। कई किलोमीटर तक सिर्फ जंगल ही जंगल था। अब आती है वो घटना दोस्तों, जिसने इस पूरे परिवार की रूह हिला दी। एक रात ठीक 2:30 बजे धर्मेंद्र जी की नींद किसी अजीब सी सरसराहट से टूटी। उन्होंने बगल में देखा तो पत्नी बिस्तर पर नहीं थी। घबराकर वो उठे और कमरे से बाहर निकले। जो नजारा उन्होंने देखा, उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। उनकी पत्नी मुख्य दरवाजे के सामने बैठी थी। दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था और बाहर से ठंडी सुन्न कर देने वाली हवा अंदर आ रही थी। पत्नी दरवाजे के ठीक सामने जमीन पर बैठी, खुली आंखों से बाहर अंधेरे की तरफ देख रही थी और बार बार एक ही वाक्य दोहरा रही थी, चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। धर्मेंद्र जी ने उन्हें आवाज दी, हिलाया, लेकिन पत्नी की आंखें मानो किसी और ही दुनिया में थी। उनकी आवाज में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी सपाट बेजान सी टोन थी, जैसे कोई और उनसे यह बुलवा रहा हो। लगभग 30 मिनट तक यह सिलसिला चलता रहा। धर्मेंद्र जी घबराए हुए उनके सामने बैठे रहे, उन्हें झकझोरते रहे, पानी के छींटे मारे, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर अचानक, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो, पत्नी की आंखें सामान्य हो गईं। वो चौंक कर धर्मेंद्र जी को देखने लगी और पूछा, मैं यहां क्यों बैठी हूं? आप क्यों जगे हुए हैं? उन्हें कुछ भी याद नहीं था, न दरवाजा खोलना, न वो शब्द, कुछ भी नहीं। धर्मेंद्र जी की रातों की नींद अब पूरी तरह उड़ चुकी थी। पर फिर भी दोस्तों, उनके अंदर का तार्किक फॉरेस्ट ऑफिसर अभी भी इसे किसी मानसिक थकान या नींद में चलने की समस्या मानने की कोशिश कर रहा था। इस घटना के कुछ दिन बाद ही एक और हादसा हुआ। धर्मेंद्र जी का बेटा घर की लकड़ी की पुरानी सीढ़ियों से खेलते खेलते नीचे गिर गया। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा घर दहल गया। दौड़कर जब धर्मेंद्र जी और उनकी पत्नी पहुंचे तो बेटा दर्द से चीख रहा था। उसका पैर बुरी तरह मुड़ गया था। फौरन उसे नैनीताल के अस्पताल ले जाया गया।
एक्सरे में पता चला कि उसका पैर टूट गया है। डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ाया और आराम की सलाह दी। लेकिन जब धर्मेंद्र जी ने बेटे से पूछा कि वो कैसे गिरा, तो उसने जो जवाब दिया उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। बेटे ने कहा, पापा, मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तभी मुझे लगा जैसे किसी ने पीछे से मुझे धक्का दिया। मैंने पलट कर देखा भी, पर वहां कोई नहीं था। धर्मेंद्र जी ने इसे बच्चे की कल्पना समझकर टाल दिया, लेकिन मन के किसी कोने में अब शक की एक हल्की सी लकीर खिंच चुकी थी। बेटे के पैर की चोट अभी ठीक भी नहीं हुई थी कि एक और अजीब घटना घटी। एक दोपहर, जब पूरा परिवार खाना खाने बैठा ही था, अचानक रसोई की तरफ से धुआं उठता दिखाई दिया। धर्मेंद्र जी दौड़कर गए तो देखा कि रसोई के एक कोने में, जहां कुछ पुराना लकड़ी का सामान रखा था, अचानक आग लग गई थी। हैरानी की बात यह थी कि उस वक्त वहां न कोई गैस चालू थी, न कोई दिया या मोमबत्ती जल रही थी। धर्मेंद्र जी और पड़ोस से बुलाए गए कुछ लोगों ने मिलकर किसी तरह आग बुझाई। नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, पर सवाल बड़ा खड़ा हो गया, आग लगी कैसे? धर्मेंद्र जी ने बिजली की वायरिंग चेक करवाई, सब कुछ ठीक था। कोई शॉर्ट सर्किट नहीं, कोई स्पार्किंग नहीं। फिर आग कैसे लगी, इसका कोई तार्किक जवाब किसी के पास नहीं था। अब तक धर्मेंद्र जी की पत्नी पूरी तरह से डर चुकी थी। वो बार बार यही कहती, हमें यहां से चले जाना चाहिए, मुझे यह जगह ठीक नहीं लगती। पर धर्मेंद्र जी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे, तर्क और विज्ञान में विश्वास रखने वाले इंसान। वो हर घटना का कोई न कोई तार्किक कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो अगली रात होने वाला था, उसने उनकी हर तार्किक सोच को चकनाचूर कर दिया। घटना वाली रात तीनों, धर्मेंद्र जी, उनकी पत्नी और बेटा, एक ही कमरे में सोए हुए थे, क्योंकि अब कोई भी अकेले सोने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। रात के करीब 3 बजे अचानक पूरे कमरे का तापमान गिर गया। एक बर्फीली सी ठंडक कमरे में फैल गई, इतनी तेज कि रज़ाई के नीचे भी सिहरन महसूस होने लगी। धर्मेंद्र जी की नींद खुली और उनकी नजर कमरे के दरवाजे की तरफ गई। दरवाजे की चौखट पर हल्के धुंधले अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी, एक स्त्री जैसी आकृति, लंबे बिखरे हुए काले बाल, फटे पुराने सफेद वस्त्र और चेहरा। दोस्तों, वो चेहरा इंसानी नहीं लग रहा था। आंखें ढसी हुई, गहरी काली, और होठों पर एक विकृत डरावनी मुस्कान। वो आकृति बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, बस उसकी वो भयानक निगाहें सीधे धर्मेंद्र जी की तरफ थी। धर्मेंद्र जी की चीख निकलते निकलते रह गई। उन्होंने घबराकर बगल में सोई पत्नी को हिलाया। पत्नी की भी नींद खुली और जैसे ही उनकी नजर उस दरवाजे पर पड़ी, वो भी सन्न रह गई। बेटा भी जाग गया और तीनों की नजर उस भयानक आकृति पर टिकी रही। कुछ ही पलों में, शायद 5-10 सेकंड, वो आकृति धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में घुलती हुई गायब हो गई। कमरे का तापमान धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उस रात के बाद कोई भी सो नहीं पाया। तीनों एक दूसरे से चिपके हुए सुबह होने का इंतजार करते रहे, और सुबह होते ही धर्मेंद्र जी ने फैसला कर लिया। अगली ही सुबह धर्मेंद्र जी ने ऑफिस में छुट्टी की अर्जी भेजी और सामान बांधना शुरू कर दिया। जिस इंसान ने कुछ हफ्ते पहले भूत प्रेत की बातों को हंसकर उड़ाया था, वो आज खुद अपने परिवार को लेकर उस बंगले से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहता था। उन्होंने कैलाश को फोन किया और कहा, भाई, ये घर हमसे नहीं संभल रहा, हमें दूसरी जगह चाहिए, जल्द से जल्द। कैलाश की आवाज में कोई हैरानी नहीं थी, जैसे उसे पहले से यह होना पता था। उसने बस इतना कहा, मैंने आपको बताया था सर। 2 हफ्तों के भीतर ही धर्मेंद्र जी का परिवार राज निवास खाली करके सरकारी क्वार्टर में वापस शिफ्ट हो गया। लेकिन दोस्तों, जो कुछ उन्होंने उन 2 हफ्तों में देखा, महसूस किया, झेला, उसका असर इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं था। धर्मेंद्र जी की पत्नी को कई महीनों तक रात में ठीक से नींद नहीं आई। हल्की सी आहट या अंधेरा उन्हें डरा देता था। बेटा भी काफी समय तक सीढ़ियों से उतरने में डरता रहा और अकेले किसी कमरे में जाने से कतराता रहा। धर्मेंद्र जी खुद भी काफी दिनों तक मानसिक रूप से परेशान रहे। जो इंसान अपने आप को बेहद तार्किक और मजबूत मानता था, वो अब हर अनजानी आवाज पर चौंक जाता था। परिवार को इस पूरे सदमे से उबरने में करीब 6 महीने का वक्त लगा। धीरे धीरे वक्त के साथ
नई जगह और सामान्य दिनचर्या ने उन्हें फिर से सामान्य जिंदगी की तरफ लौटाया। धर्मेंद्र जी ने बाद में अपने सहकर्मियों को कहा, मुझे माफ करना, मैंने आप लोगों की बात का मजाक उड़ाया था। कुछ चीजें हैं जिन्हें विज्ञान और तर्क से नहीं समझा जा सकता। राजनिवास और हिलाली डायन का साया, यह सच था और मैंने अपनी आंखों से देखा है। दोस्तों, आज भी कहा जाता है कि गुआनो हिल्स की तरफ जाने वाला वो पुराना रास्ता जहां राजनिवास खड़ा है, रात ढलते ही सुनसान हो जाता है। स्थानीय लोग आज भी उस तरफ रात में जाने से बचते हैं और कहते हैं कि हिलाली डायन आज भी वहां अपने बंगले की रखवाली करती है और जो भी वहां बसने की कोशिश करता है उसे किसी न किसी तरह वापस भगा देती है। क्या यह सच में किसी आत्मा का साया है या फिर इंसानी दिमाग का कोई खेल? यह फैसला दोस्तों हम आप पर छोड़ते हैं। अगर आपको भी यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना है तो हमें जरूर भेजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखिए।